पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता के इतिहास की शुरुआत तब हुई जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन प्राकृतिक घटना से हो गया। कई सालों बाद 1500 ईसा वर्ष पूर्व में जब एक जातीय समूह मध्य एशिया छोड़कर भारत आया, यह जातीय समूह भारतीय इतिहास में आर्यों के नाम से जाना जाता है। आर्यों ने भारत में एक नई सभ्यता की नींव रखी, जिसका उल्लेख वेदों में मिलता है। यह सभ्यता वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती थी। यह भारत की पहली ग्रामीण सभ्यता थी, जिसका समय आज से लगभग 5000 साल पहले था। वैदिक सभ्यता के समय को इतिहासकारों ने दो भागों में बांटा है। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल ये वो समय था जब भारत में वेदों की रचना हुई और भारत को एक नया नाम मिला, आर्यव्रत। भारत का नाम आर्यव्रत कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। आर्यों के मध्य एशिया में आने का वर्णन बोगचकोई अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख ईरानी भाषा में मिलता है। आर्यों ने भारत में सबसे पहले सप्तसेंधव प्रदेश में रहना शुरू किया। आर्य हिमालय से भी परिचित थे। हिमालय की एक चोटी जो कि मंजूदत्त के नाम से जानी जाती है। आर्यों ने हिमालय से आगे बढ़कर कुरुक्षेत्र, यमुना और गंगा और भारत के कई हिस्सों तक अपने साम्राज्य को फैला लिया। इसके बाद इस पूरे क्षेत्र को आर्यों ने आर्यव्रत का नाम दिया। तो दोस्तों जानते हैं आर्यों का राजनीतिक जीवन कैसा था। आइए जानते हैं। वैदिक काल में परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई माना जाता था। उस समय प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र माना जाता था। इस राष्ट्र का मुखिया सम्राट कहलाता था। शासन के काम को आसान करने के लिए सभा और समिति नामक दो संस्थाएं बनाई गई। सभा का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, पर दोस्तों जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया, सभा और समिति का अस्तित्व खत्म होने लगा। अब ये केवल राजा को सलाह दे सकती थी। धीरे धीरे शासन की सारी शक्तियां राजा के पास आ गई। राजा को शासन करने में रत्नी नाम की मंत्रिपरिषद मदद करती थी। इस परिषद में राजा समेत कुल 12 सदस्य थे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को लोहे की जानकारी प्राप्त हुई। आर्यों ने खेती करने के लिए औजार और अपनी रक्षा के लिए हथियार बनाए। हथियार को बनने के साथ ही आर्यों में वर्ग संघर्ष शुरू हुआ। आर्य की भरत जनजाति में राजा भरत नाम के राजा हुए। एक बार राजा ने अपने पुरोहित विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर महर्षि वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया, जिसके कारण विश्वामित्र ने 10 राज्य के राजाओं को एकत्रित करके राजा भरत पर हमला कर दिया। यह युद्ध पुरोशनी नदी, जो कि आज की रावी नदी के किनारे लड़ा गया। इस युद्ध में राजा भरत जीत गए थे। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। आर्य खास तौर पर 3 धातुओं का प्रयोग करते थे, सोना, तांबा और कांसा। वैदिक काल में महिलाएं कपड़े बुनने का काम करती थी। लकड़ी की कटाई, धातु उद्योग, बुनाई, बढ़ाईगिरी आदि काम उस समय में किए जाते थे। संभवतः वस्तु विनिमय की प्रणाली उस समय प्रचलन में रही होगी। शायद उस दौर में लेने देने के लिए घोड़े, सिक्के और बदले में वस्तु लेन देन का प्रचलन रहा होगा। वैदिक समाज की इकाई परिवार हुआ करती थी। उस समय समाज में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलन में थी। ऋग्वैदिक काल में वर्ग व्यवस्था को कर्मों पर आधारित थी। जो जैसा काम करता था वो उसी वर्ग का हिस्सा माना जाता था। जैसे व्यापार करता था तो वैश्य कहलाता था। उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ग व्यवस्था धीरे धीरे जन्म पर आधारित हो गई। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ग व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार वर्गों को 4 भागों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आर्यों ने जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए व्यक्ति की जिंदगी को 100 साल माना और उसे 4 आश्रमों में बांट दिया। ब्रह्मचार्य आश्रम। आम आदमी जिंदगी की इस अवस्था में ब्रह्मचार्य का पालन करता था और शिक्षा ग्रहण करता था। शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसे गुरु के आश्रम में रहना पड़ता था। जिंदगी की इस अवस्था में आदमी जन्म से लेकर 25 वर्ष की उम्र तक रहता था। गृहस्थ आश्रम। व्यक्ति जिंदगी की इस अवस्था में शिक्षा पूरी कर लेता था, उसके बाद वह विवाह करता था, जैसे आज हमारे समाज में होता है। दोस्तों वैदिक काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं थी, जबकि समाज में 16 संस्कारों का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। वैदिक समाज में महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार था। उस समय की प्रमुख विदुषी महिलाएं अपला, लोपामुद्रा, गार्गी आदि का नाम देखने को मिलता है। महिलाओं का विवाह उसकी मर्जी से किया जाता था, परंतु दुख की बात है कि उत्तर वैदिक काल के आते आते कन्या जन्म को अशुभ माना जाने लगा। वैदिक सभ्यता में आर्य खास तौर पर प्रकृति को पूजते थे। आर्य लोग आकाश, सूर्य, धरती और नदियों की पूजा करते थे। आज भी समाज में प्रकृति पूजा देखी जा सकती है, जैसा कि घरों में तुलसी के पौधे का होना। वैदिक काल में
यज्ञ, हवन आदि का महत्व था। इनके साथ साथ वेदों का भी महत्व था। वैदिक समय में 4 वेदों की रचना हुई थी। आखिरकार वेदों में ऐसा क्या लिखा था जिसके कारण वेदों की चर्चा आज भी की जाती है? तो आइए जानते हैं। ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे पुराना है। इस वेद में औषधियों की जानकारी मिलती है जिनकी संख्या 125 है। इसके अलावा ऋग्वेद में देवताओं से प्रार्थना करने के लिए मंत्र भी लिखे गए हैं। यजुर्वेद में कर्म कांडों का वर्णन मिलता है। इस वेद में पूजा और हवन आदि का वर्णन मिलता है। सामवेद, इसे संगीत का वेद भी कहा जाता है। सामवेद ही भारतीय संगीत का जन्मदाता है। वैसे साम शब्द का मतलब गाना होता है। अर्थवेद महर्षि अथर्व ने लिखा है। इसकी 9 शाखाएं थी, परंतु वर्तमान में 2 ही शाखाएं उपलब्ध है। दोस्तों, वेदों को आसानी से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई, जिनकी संख्या 6 है, जिनमें ज्योतिष, छंद, व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा और कल्प आदि है। वेदों के अलावा उपनिषदों का वर्णन भी मिलता है, जिनकी संख्या 108 है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सभ्यता धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। जनसमूह जनपद में बदले, जनपद महाजनपदों में बदल गए। इन्हीं कारणों की वजह से यह सभ्यता अपने समय की महान सभ्यता बन पाई। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।